पता है, मैं ये 3 सुझाव 3 सूत्रों में दूंगा। तो पहला है, आय में से बचत घटाने पर खर्च बराबर होता है। इसका उल्टा नहीं, आय में से खर्च घटाने पर बचत बराबर होती है। तो यहाँ खर्च तय करने से पहले बचत आती है। दूसरा बहुत ही बुनियादी सूत्र, नमस्कार, मार्केट पिलर्स अनकवर्ड के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण कौशल है जो सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत कम लोग इसमें माहिर हैं। इसलिए आज हमारे साथ एक विशेषज्ञ हैं जिनके पास भारतीय वित्तीय बाजारों का 20 वर्षों से अधिक अनुभव है। उनकी समझ और संवाद क्षमता से वित्तीय अवधारणाएं सरल हो जाती हैं। मेरे साथ आज अपस्टॉक्स के कंटेंट डायरेक्टर मिलन बाविशी मौजूद हैं। हम इस चर्चा में नए निवेशकों के लिए सही कदम उठाने और उनके ज्ञान को बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से बात करेंगे। मिलन, मनी टीवी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के परिचय के लिए धन्यवाद और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई। जैसा कि हमने बताया, वित्तीय साक्षरता की जागरूकता बढ़ रही है, शुक्र है, लेकिन ये अभी भी उस स्तर पर नहीं है जहां हम इसे देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आपकी वर्तमान भूमिका और योगदान पर बात करने से पहले मैं आपके शेयर बाजार के अनुभव और शेयर बाजार और उन बुनियादी अवधारणाओं के ज्ञान के बारे में जानना चाहूंगी। तो आप जानते हैं, भारतीय शेयर बाजार में 20 साल का सफर काफी लंबा रहा है और इन वर्षों में बहुत कुछ सीखा है। मैंने इक्विटी विश्लेषक के रूप में शुरुआत की थी और ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी सेक्टर को कवर करता था। यहीं पर मैंने कंपनी का विश्लेषण और उसका असली मूल्य समझा। साथ ही भारतीय मैन्युफैक्चरिंग और उपभोक्ता रुझानों की समझ भी मिली। उसके बाद कुछ वर्षों तक इन मूल विशुद्ध मौलिक शोध करने के बाद मैंने कुछ वर्ष बिताए वित्त और संचार के एक क्रॉस सेक्शन में, जहां निवेशक संबंध सेवाएं दी जाती हैं। ये कंपनी की कहानी को केवल आंकड़ों से आगे बढ़ाकर विविध निवेशकों के समूह तक पहुंचाने का काम था। और फिर इसने मुझे मेरे करियर के सबसे संतोषजनक और दिलचस्प अध्याय ओ में से एक तक पहुंचाया, जो मैं अपस्टॉक्स में कर रहा हूं। यहाँ मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूं और अपस्टॉक्स के तहत अपलर्न के माध्यम से कई वित्तीय शिक्षा पहल भी कर रहा हूँ। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही समृद्ध और सीखने वाला अनुभव रहा है। ये बहुत अच्छा है और आश्चर्यजनक है कि आप इसे अब लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो चलिए, आपकी पहल अपलर्न के बाद ए में बात करते हैं। इसमें क्या शामिल है और आप क्या उम्मीद करते हैं कि दर्शक इससे क्या सीखेंगे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, अपस्टॉक्स द्वारा अपलर्न का उद्देश्य शेयर बाजार की शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करना है। हम वित्तीय साक्षरता का विस्तार करना चाहते हैं और भारतीयों को शेयर बाजार में आत्मविश्वास के साथ निवेश करने में मदद करना चाहते हैं। आप जानते हैं, इस प्रक्रिया में हम लाइव वेबिनार, वीडियो और सेमिनार आयोजित करते हैं। ये केवल खुदरा व्यापारियों के लिए नहीं है, बल्कि हम छात्रों तक भी पहुंचते हैं। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी लोग इसमें शामिल हो सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। हम चाहते हैं कि हर कोई इसमें भाग ले और इसका पूरा लाभ उठाए। इसलिए हम विभिन्न IIT, बिट्स, NIT और जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर भारत के कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ये सत्र आयोजित कर चुके हैं। अब हम क्षेत्रीय विषयों को और अधिक शामिल करना चाहते हैं, ताकि जैसा कि आप जानते हैं, वित्तीय साक्षरता का प्रसार न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे देश में हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पाठ्यक्रम केवल बुनियादी विषयों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे तकनीकी विश्लेषण, मौलिक अनुसंधान, विकल्प व्यापार और यहाँ तक कि व्यक्तिगत वित्त जैसे विषयों को बुनियादी से उन्नत स्तर तक ले जाते हैं। मेरा मतलब है, इस देश के हर कोने तक पहुंचना वास्तव में चुनौतीपूर्ण होगा। ये कई रूपों में, विभिन्न क्षेत्रों, निवेशकों और भाषाओं में इतना विविध है। इसलिए दर्शकों से संवाद करना और उनसे जुड़ना सच में एक बड़ा काम है। आप जानते हैं, मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि पिछले 3 वर्षों में हमने 2 लाख भारतीयों तक पहुंच बनाई है। हमने उन्हें कुशल बनाया है और धीरे धीरे, आप जानते हैं, हमारी पहल के साथ, थोड़ा क्षेत्रीय होने के साथ, ये आउटरीच तेजी से बढ़ सकती है। बहुत बढ़िया।
तो 2 लाख भारतीय, और मुझे यकीन है कि इसमें आपके अनुभव को भी शामिल किया जाएगा। आपने किस तरह की वित्तीय साक्षरता या निवेश संबंधी जानकारी देखी है? अगर मुझे मान लीजिए कि हम इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, कितने प्रतिशत लोग मध्यम स्तर के थे और कितने प्रतिशत लोग बिल्कुल शून्य स्तर के थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। अगर आप लोगों को उनके शेयर बाजार के ज्ञान के आधार पर वर्गीकृत करें तो आप देखेंगे कि केवल 2 से 3% लोग ही हैं जिन्हें वास्तव में गहरी जानकारी होती है। ये वे लोग हैं जो डेरिवेटिव्स और जोखिम प्रबंधन को अच्छी तरह से समझते हैं और इसे अपने निवेश में प्रभावी ढंग से लागू करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन उससे आगे आप जानते हैं, मध्यम ज्ञान के संदर्भ में मैं कहूँगा कि लगभग 15 से 20% लोग ऐसे होंगे जो बाजारों के बारे में और जानने के इच्छुक हैं, वे भटक नहीं रहे हैं। सोशल मीडिया पर चर्चा और ऐसी ही अन्य बातें। इसके बाद कम जानकारी के मामले में लगभग 40 से 50% लोग जानते हैं कि बाजार क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, लेकिन उन्होंने शायद अभी तक निवेश या ट्रेडिंग शुरू नहीं की होगी। इसके अलावा अंत में लगभग 30% लोग होते हैं जो पूरी तरह से अनजान होते हैं। ये संभव है कि उन्होंने अपने साथियों के दबाव में आकर या किसी दोस्त की सलाह पर निवेश किया हो, लेकिन वास्तव में उन्हें शेयर बाजार के बारे में जानकारी नहीं है। अपलर्न में हमारा उद्देश्य ये है कि जिन लोगों के पास शून्य या बहुत कम ज्ञान है उसे घटाकर मध्यम से उत्कृष्ट ज्ञान तक बढ़ाया जाए। सच कहूँ तो ये कोई तेज दौड़ नहीं है, बल्कि ये एक लंबी मैराथन है। इसमें निश्चित रूप से समय लगेगा, लेकिन हम पूरी तरह से समर्पित हैं और कई लोग इस प्रक्रिया में हमारे साथ शामिल हैं। कई प्रभावशाली लोग, अन्य कंपनियां भी इस दिशा में काम कर रही हैं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार कर रही हैं ताकि अधिक लोग बाजारों के प्रति जागरूक हों और सही निर्णय लें। मुझे लगता है कि जिस वर्ग का आपने जिक्र किया है, जिनके पास जानकारी नहीं है और जो सुझावों और सोशल मीडिया पर निर्भर हैं, वो आपकी वित्तीय सेहत के लिए सबसे खतरनाक है। इसलिए हम मनी टीवी पर दर्शकों और निवेशकों को सही वित्तीय फैसले लेने के लिए शिक्षित करने की कोशिश में लगे हैं। मिलन, आइए बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि आप ज्ञान के अगले स्तर के लिए तैयार हैं। मान लीजिए आप 0 से 20 या 30% ज्ञान तक पहुंचते हैं। इसका मतलब है कि आपने बुनियादी बातें समझ ली हैं और अब अगले चरण पर जा सकते हैं। आप जटिल उत्पाद आजमाना चाह सकते हैं, लेकिन कैसे जाने कि आप तैयार हैं और कौन से संसाधन उपलब्ध हैं? सही जानकारी और उपकरण होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए, सच कहूं तो अगर आप सफल ट्रेडिंग या निवेश को अकादमिक प्रतिभा की जरूरत नहीं मानते, तो इसके लिए निरंतरता और बाजारों को सीखने का अनुशासन ज्यादा जरूरी है। और फिर आप जानते हैं, लगातार बाजारों में बने रहना भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से नौसिखिया है तो वह सीढ़ी चढ़ने के मामले में शुरुआत कर सकता है। YouTube पर मुफ्त वीडियो देखें और बाजार की मूल बातें और शब्दावली सीखें। ये वीडियो आपको बाजार समझने में मदद करेंगे। एक बार जब आप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं तो आपके सामने कई रास्ते खुल जाते हैं, जैसा कि आपने कहा, मनी टीवी, अपलर्न जैसे रास्ते भी हैं जहां लोग लाइव इंटरेक्टिव वेबिनार या ऐसी ही बहसों में शामिल हो सकते हैं और बाजार में गहरी दिलचस्पी ले सकते हैं। और फिर जाहिर है, अगर कोई विषय में गहराई से जाना चाहता है तो किताबें भी उपलब्ध हैं। मेरा मानना है कि वित्तीय जानकारी और शिक्षा का लोकतंत्रीकरण हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमने भारतीय शेयर बाजारों में भी बढ़ी हुई भागीदारी देखी है। आंकड़े बताते हैं कि विशिष्ट डीमैट खातों आदि की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। फिर भी पूरी भारतीय आबादी की तुलना में यह प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। तो आप शेयर बाजार में भारतीयों की भागीदारी के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि हम अपने निवेशक आधार का और विस्तार कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत के निवेशक आधार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। हालांकि आप जानते हैं, हमारे पास लगभग 19-20 करोड़ डीमैट खाते हैं, लेकिन वास्तव में अगर आप देखें, उद्योग के अनुमानों के अनुसार निवेशकों की संख्या करीब 10 से 12 करोड़ है। 140 करोड़ की आबादी में यह 10% से कम है। अन्य देशों की तुलना में इसमें वृद्धि की गुंजाइश है।
अब आप जानते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखें तो भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है। हमारी जीडीपी लगभग 35 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ सकती है और ये सब तो जैसा कि विशेषज्ञ भी कहते हैं, धन सृजन का एक बड़ा हिस्सा हमारे सामने है। अब इसमें भाग लेने के लिए केवल ये जानना ही काफ़ी नहीं है कि धन सृजन हमारे सामने है, बल्कि इस भाग लेना भी ज़रूरी है। और इसमें भाग लेने के लिए आपको इसमें किसी न किसी तरह का ज्ञान होना चाहिए। अब निवेशक आधार बढ़ाना पर्याप्त नहीं, एक प्रकार का एकल रणनीति बहुआयामी है जिसमें कई पहलू शामिल हैं, इसलिए कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले सरकार कई शैक्षिक पहल कर रही है जिनमें वित्तीय साक्षरता शामिल है। इन्हें एनईपी के माध्यम से स्कूल पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है। दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल कई लोग स्टॉक मार्केट शिक्षा में रुचि ले रहे हैं। अपलर्न और मनी टीवी जैसी पहलें सफल हैं। कुछ प्रभावशाली लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं और सही जानकारी साझा कर रहे हैं। ये पहलें शिक्षा को सुलभ बना रही हैं। इसके अलावा आप जानते हैं तकनीक ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो डिजिटल ऑनबोर्डिंग और अपस्टॉक्स व अन्य प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप एक दिन में डीमैट खाता खोल सकते हैं और ये सब कागज़ रहित है। तो और आप जानते हैं इसके अलावा माइक्रो इन्वेस्टिंग के ज़रिए निवेश का लोकतंत्रीकरण भी हो रहा है। उदाहरण के लिए आप 100 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। अब कल्पना कीजिए सिर्फ 100 रुपये लगाकर इंडिया इक्विटी स्टोरी में भाग लेना और धीरे धीरे उसे बढ़ाना समग्र निवेशक आधार को बढ़ाने की अपार संभावनाएं रखता है। मेरा यही मानना है। हाँ, बिल्कुल सही है। आपने तकनीक के विषय में जो बात कही वो सही है। हम भारतीयों में हर काम को जल्दी करने की आदत बन गई है, चाहे वो सब्जियां खरीदना हो या फिर डीमैट खाते खोलना हो या फिर जल्दी मुनाफा कमाना हो, जो कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। अब चलिए उस मुद्दे पर विस्तार से बात करते हैं जिसका आपने जिक्र किया, यानी कि स्कूल स्तर पर वित्तीय साक्षरता का महत्व। दुर्भाग्य से ये अभी आया है और मुझे यकीन है कि हम दोनों ने अपने वयस्क जीवन में सोचा होगा कि अगर मैंने स्कूल में त्रिकोणमिति के बजाय टैक्स फाइल करना सीखा होता तो ये अलग और आसान होता। क्या आपको लगता है कि इस शुरुआत से बच्चों के बड़े होने पर वित्तीय साक्षरता बढ़ाना आसान होगा? और आपको क्या अतिरिक्त प्रयास करने होंगे? बाजार के मध्यस्थ छात्रों में वित्तीय साक्षरता को मजबूत और बढ़ाने के लिए कदम उठा सकते हैं। तो देखिए, अगर आप NIP देखें तो वित्तीय साक्षरता को एक विषय के रूप में नहीं बल्कि कई विषयों में शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ अनुभवात्मक शिक्षा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षकों का प्रशिक्षण, क्योंकि शिक्षक ही छात्रों के लिए पहला संपर्क बिंदु होते हैं, यहीं से वे सीखते हैं। तो शिक्षकों का प्रशिक्षण सबसे पहले ज़रूरी है। दूसरी बात, जाहिर है ब्रोकर और म्यूचुअल फंड जैसे कई बाजार मध्यस्थ वित्तीय साक्षरता फैलाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा सामग्री को इस तरह से तैयार करने की ज़रूरत है कि ये ज़रूरी है कि हम उम्र और रुचि के अनुसार सामग्री चुनें। 40 साल के व्यक्ति की पसंद 15 साल के बच्चे को शायद ही पसंद आएगी। सामग्री को अनुभवात्मक और गेमिफाई करें ताकि हर उम्र के लोग इसे पसंद करें और शामिल हों। आप जानते हैं ये शामिल करने का तरीका हो सकता है। छात्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य ये हो कि कॉलेज छोड़ते समय वे वित्तीय ज्ञान से लैस हों और इसे जीवन में सही ढंग से लागू कर सकें। आप जानते हैं उसकी चुनी हुई डिग्री के अलावा ये भी अतिरिक्त होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, पिछले 20 सालों में आपने जो कुछ शिक्षाप्रद सुझाव सीखे हैं, निवेश के कुछ सुझाव जो आप अपने निवेशकों के साथ साझा करना चाहेंगे और जिन्हें सिद्धांत रूप में अपनाना चाहिए, उन पर बात करते हैं। ठीक है। तो आप जानते हैं मैं इन 3 सुझावों को 3 सूत्रों के रूप में आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो सबसे पहला सूत्र ये है, आय में से खर्च घटाने से बचत होती है, ना कि आय में से बचत घटाने से खर्च। इसलिए यहाँ पहले बचत निर्धारित की जाती है और फिर खर्च। दूसरा एक मूल सूत्र है कि लाभ विक्रय मूल्य में से लागत मूल्य घटाने पर प्राप्त होता है। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने शेयर किस कीमत पर खरीदा है, क्योंकि कीमत आप जिस दर पर खरीद रहे हैं उससे लाभ की संभावना, उस स्टॉक में बड़ी स्थिति खरीदने का आपका आत्मविश्वास और व्यापार या निवेश के गलत होने पर कितना जोखिम उठा सकते हैं, ये तय करेगा कि उस व्यापार में कितना नुकसान होगा।
ठीक है। अंत में जोखिम को समझना अत्यंत आवश्यक है। जोखिम की गणना करने के लिए आपको अपने प्रवेश मूल्य से स्टॉप लॉस को घटाना होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कहाँ रुकना है, चाहे वो ट्रेडिंग हो, निवेश हो या फिर जीवन का कोई और पहलू। ये मेरे लिए न केवल दिलचस्प है बल्कि एक महत्वपूर्ण सूत्र भी है। मुझे खुशी है कि आपने इसे सूत्रों में बताया, इससे यह सबके लिए व्यवहारिक और लागू होता है। 3 नकारात्मक संकेतों या खतरों पर बात करें जिनसे निवेशकों को दूर रहना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी को भी त्वरित पहुंच वाली योजनाओं और हॉट टिप्स जैसी चीज़ों से अवश्य ही बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बाजार में तबाही का पक्का नुस्खा साबित होती हैं। दूसरा, आमतौर पर लोगों में 2 प्रकार की भावनाएं होती हैं। पहली, जब बाजार तेजी का रुझान में होता है तो फोमो यानी मौका चूकने का डर, और दूसरी, जब बाजार मंदी के रुझान में होता है तो घबराहट में बिकवाली की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन आदर्श रूप से बाजार अपने रुझानों के अनुसार ही चलते हैं, जहां तेजी के बाजार भी होंगे और मंदी के बाजार भी आएंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि बाजार स्थिर बना रहे। निवेशक की सफलता शिखर और गर्त से तय होती है। तीसरा, बाजार में जोखिम प्रबंधन से बचना नहीं चाहिए। ज़्यादातर लोग ज़रूरत से जहेज आदत ढूंढ लेते हैं। इन 3 बातों का ध्यान रखें तो आप आगे बढ़ने को तैयार हैं। निवेशक को इन पहलुओं पर गहराई से ध्यान देना चाहिए। क्या आपने कभी कोई गलती की है जिससे आपने कुछ सीखा हो, जिसे आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? मैंने ये सब किया है, गलतियों की हैं और समझा कि बाजार में क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता है बाजार में क्या करना है ये कम है, क्या नहीं करना है वो लंबी कहानी है। हाँ, मुझे लगता है कि ये उत्साहजनक है, सबसे अच्छे अर्थों में नहीं आपके लिए, लेकिन तथ्य ये है कि एक 20 वर्षीय अनुभवी ने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ा। ये दिखाता है कि जो शुरुआत कर रहा है, हाँ वे गलतियां करेंगे, लेकिन खुद को उठाना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है, क्योंकि गलतियां जीवन के सबक हैं और ये अपरिहार्य है कि आप गलतियां करेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। मिलन, बताइए कि वित्तीय साक्षरता सामग्री के अलावा आपके और क्या शौक हैं? आपको जीवन में और क्या पसंद है? आपकी रुचि क्षेत्र जानकर अच्छा लगेगा। बाजारों में घूमने के अलावा मुझे परिवार संग समय बिताना पसंद है। खाने पर चर्चा, छोटी यात्राएं, ये सब मुझे प्रिय हैं। परिवार संग ये पल मुझे अच्छे लगते हैं और मैं आनंद लेता हूँ। दोस्तों के साथ नरीमन पॉइंट पर टहलना बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि ये यादें अनमोल होती हैं। इसके अलावा मुझे फिल्में देखना भी बेहद पसंद है, चाहे वो एक्शन हो, रोमांस हो या फिर थ्रिलर। क्या आपके पास कोई नई फिल्म सिफारिश है? सबसे नई फिल्म मिशन इम्पॉसिबल थी। देखिए, मैंने सही अनुमान लगाया। ठीक है मिलन, ये एक ज्ञानवर्धक एपिसोड था जिसमें निवेशकों के लिए कई सबक थे, और सबसे महत्वपूर्ण, आपने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर जोर दिया। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने और देश को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने में योगदान देने के लिए। बहुत धन्यवाद। इस एपिसोड का अंत यहीं होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वित्तीय साक्षरता पर अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद, और मनी टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें